छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार दक्षिण के पठार के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ पर अनेक खनिज पाए जाते हैं, अर्थात ये खनिजों से समृद्ध क्षेत्र है। जैसे यहाँ कोयला, लोहा आदि खनिज पाए जाते हैं और इन खनिजों का उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। तो छोटा नागपुर का पठार खनिज समृद्ध क्षेत्र है। दक्कन का पठार। दक्कन का पठार विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के दक्षिण में स्थित है। बच्चों, इस पठार की ढाल पश्चिम की ओर है और यहाँ 4 मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बहती हैं, जो कि पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं और इनका जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होता है। नर्मदा और तापी नदियाँ भी इस क्षेत्र में बहती हैं, जो पश्चिम की तरफ बहती हैं और जो अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती हैं। अब हम दक्षिण के पठार के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि बच्चों आपने जाना, पठार प्राचीनतम शैलों से बना हुआ है, यह पुरानी चट्टानों से बना हुआ है, तो ये खनिज समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ पे बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, कोयला, लोहा, और इन सब खनिजों का उपयोग विभिन्न उद्योगों की स्थापना करने में और विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करने में होता है। और बच्चों, इस क्षेत्र में पठार की ढाल तीव्र होने के कारण जल विद्युत उत्पादन केंद्रों की स्थापना सहजता से हो गई है। आपको पता है, बहुत सारे बहुमूल्य वृक्ष जैसे चंदन, सागौन इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और दक्षिण का पठार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून को रोककर पश्चिमी तट में वर्षा करने में सहायता प्रदान करता है। अब हम समुद्र तटीय मैदान के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, तटीय मैदान क्या होते हैं? तटीय मैदान धरातल का वह भाग होता है जिसके एक ओर पानी होता है और दूसरी तरफ समतल भूमि से ऊंचा उठा हुआ भाग होता है, जैसे कि पठार। भारत के पश्चिमी घाट के पश्चिम में पश्चिम तटीय मैदान है और भारत के पूर्वी घाट के पूरब में पूर्वी तटीय मैदान है। आइए इन दोनों तटीय मैदानों को हम मानचित्र के जरिए समझते हैं। भारत का मानचित्र बच्चों आप देख रहे हैं, ये हरे रंग की जो पतली संकीर्ण रेखा है, ये पश्चिमी तटीय मैदान है, अरब सागर में है। अरब सागर इसके किनारे है और यहाँ पर पश्चिमी घाट है। जबकि पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षाकृत चौड़ा है और यह बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच में स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान को हम विस्तार से समझते हैं। जैसा कि हमने मानचित्र पर देखा, पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है और यह अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच में स्थित है। इस क्षेत्र में कोई भी बड़ी मुख्य नदी नहीं पाई जाती है और यहाँ के उपविभाग हैं कोंकण तट और मालाबार तट। इसके उत्तरी भाग को, पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को हम कोंकण तट कहते हैं और इसके दक्षिणी भाग को हम मालाबार तट कहते हैं। पूर्वी तटीय मैदान। अब हम पूर्वी तटीय मैदान के बारे में चर्चा करते हैं। पूर्वी तटीय मैदान को हम मानचित्र पर समझते हैं। बच्चों, पूर्वी तटीय मैदान आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच में स्थित है और यह विस्तृत, चौड़े और समतल मैदान है। आप देख सकते हैं बच्चों, इसके उत्तरी भाग को हम उत्तरी सरकार और दक्षिणी भाग को हम कोरोमंडल तट कहते हैं। आपको पता है बच्चों, यहाँ पर विभिन्न झीलें पाई जाती हैं, जैसे चिल्का झील, कोलेरो झील और पुलिकट झील। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील बच्चों चिल्का झील पूर्वी तटीय मैदान पे स्थित है। मानचित्र पर हम देखते हैं चिल्का झील यहाँ पर स्थित है। आपको पता है बच्चों, पूर्वी तटीय मैदान पर 4 मुख्य नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बहती हैं और यह अपना जल
कहाँ विसर्जित करती हैं? हमने पहले भी जाना था, यह अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती हैं। लेकिन उससे पहले ये नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। आपको पता है डेल्टा क्या होते हैं और डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? आइए हम जानते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे दक्षिण का पठार है, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, 4 मुख्य नदियां बह रही हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इन नदियों का बहाव पश्चिम से पूरब की ओर है और आप देख सकते हैं ये चारों नदियां अपना जल कहाँ विसर्जित करती हैं? ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती हैं। लेकिन उससे पहले इन नदियों के मुहाने पर आप त्रिभुज के आकार का ये भूभाग देख रहे हैं। ये जो त्रिभुज के आकार का भूभाग है इसे ही हम डेल्टा कहते हैं। ये कैसे बनता है आइए जानते हैं। जब ये नदियाँ सागर में अपना पानी विसर्जित करने वाली होती हैं तो उससे पहले नदियों का बहाव कम हो जाता है और धरातल का ढाल भी कम हो जाता है, जिस कारण यह नदियाँ कई शाखाओं में बंटकर बहने लगती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं नदियाँ कई शाखाओं में बटी हुई हैं और ये त्रिभुज का आकार ले लेती हैं, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। बच्चों आपको समझ में आया? बच्चों डेल्टा किसे कहते हैं? डेल्टा वह भूभाग होता है जब नदियाँ कई शाखाओं में बट जाती हैं और त्रिभुज का आकार ले लेती हैं। कब लेती हैं? सागर में या नदी में मिलने से पहले। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बच्चों, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। आपको पता है वह कौन सा डेल्टा है? वह है सुंदरवन डेल्टा। आइए बच्चों हम तटीय मैदान के बारे में जानने के बाद द्वीप समूह के बारे में चर्चा करते हैं। द्वीप किसे कहते हैं? धरातल का वह भाग जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है उसे हम द्वीप कहते हैं। और द्वीप समूह किसे कहते हैं? जब बहुत सारे छोटे छोटे धरातल के भाग चारों तरफ पानी से घिरे होते हैं और ये एक समूह के रूप में होते हैं तो इन्हें हम द्वीप समूह कहते हैं। आइए मानचित्र के द्वारा हम भारत के द्वीप समूह के बारे में अध्ययन करते हैं। भारत के मानचित्र पर आप देख रहे हैं दक्षिण में हिंद महासागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है। छोटे छोटे द्वीप आपको अरब सागर में दिख रहे हैं, यह लक्षद्वीप हैं। और बंगाल की खाड़ी में आपको द्वीप दिख रहे हैं, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं। बच्चों जैसा कि आप दोनों द्वीपों को देख सकते हैं, लक्षद्वीप के द्वीप छोटे हैं और अंडमान और निकोबार के द्वीप लक्षद्वीप की अपेक्षाकृत बड़े द्वीप हैं। आइए हम इन्हें विस्तार से समझते हैं। भारत के 2 द्वीप समूह हैं, जैसा कि हमने मानचित्र में भी जाना, लक्षद्वीप है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। सबसे पहले हम इस चित्र को देखते हैं। यहाँ चित्र में आप धरातल का ये भाग देख रहे हैं बच्चों। धरातल के इस भाग के चारों तरफ आपको क्या दिख रहा है? इस भाग के चारों तरफ आपको पानी दिख रहा है। इसे ही हम द्वीप कहते हैं और जब ये बहुत सारे समूह में होते हैं तो इन्हें हम द्वीप समूह कहते हैं। अब हम लक्षद्वीप के बारे में जानते हैं। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित हैं और यह मूंगे से बने हैं, मूंगा चट्टानों से बने हैं। आपको पता है बच्चों लक्षद्वीप मृत प्रवाल जीवों से बनते हैं। ये जीव कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहते हैं और जब ये मृत हो जाते हैं तो इनके खोल एक के ऊपर एक जमा हो जाते हैं और समय के साथ साथ धीरे धीरे यह एक चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और यही चट्टान आगे जाकर द्वीप में परिवर्तित हो जाती है। और हमारा लक्षद्वीप भी मूंगे से अर्थात मृत प्रवाल जीवों से बना है। आपको पता है लक्षद्वीप भारत के सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह,
जैसा कि हमने मानचित्र में भी देखा था बच्चों, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है और लक्षद्वीप की अपेक्षा यह बड़ा है। इसके द्वीप बड़े हैं लक्षद्वीप समूह के अपेक्षाकृत। आइए अब हम तटीय मैदान और द्वीप समूहों के महत्व के बारे में जानते हैं। आप चित्र देख रहे हैं बच्चों, यहाँ कृषि का चित्र है। 2 महिलाएं कृषि करती आपको खेत में दिख रही हैं। तो तटीय मैदान जिनके बारे में हमने चर्चा की थी, ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र हैं। पश्चिम तटीय मैदान में धान की अर्थात चावल की उपज होती है और पूर्वी तटीय मैदान में नारियल, मसाले और रबड़ की खेती की जाती है। आपको पता है बच्चों, भारत के व्यापार, पर्यटन और सुरक्षा की दृष्टि से भी द्वीप समूह बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर हम व्यापार की दृष्टि से देखें तो बहुत सारे बंदरगाह समुद्र तटीय मैदानों पर स्थित हैं, जहां से बहुत सारी वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाता है। पर्यटन की दृष्टि से इन समुद्र तटीय मैदानों और द्वीप समूह पर पर्यटक कौन होते हैं बच्चों? हमने पिछले भाग में भी जाना था, सैलानी होते हैं जो किसी मनोरम स्थल पर घूमने आते हैं। तो ये बहुत ही पर्यटक को बढ़ावा देते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर विदेशी सैलानी भी आते हैं। बच्चों, सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। द्वीप समूह से हम भारत की जलीय रेखा की रक्षा कर सकते हैं।